बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ संख्या 12 माखनलाल चतुर्वेदी कृत कैदी और कोकिला। एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन की दिशा जल्दी ही निर्धारित कर स्वयं को शिक्षक के रूप में समाज के पथ को प्रज्वलित करने की ओर मोड़ दिया था और इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया तथा 1921-22 में असहयोग आंदोलन में भी कुशल नेतृत्व करते हुए अनेक बार कारागार की यात्राएं भी कराए। इनकी कविता ओजपूर्ण रस से भरी हुई होने के कारण हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पथ प्रेरक बनी रही थी तथा साहित्य की प्रति इनकी जो उपलब्धियां हैं वह समाज में एक विशेष स्थान रखती है। इसलिए सागर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मानक डी.लिट की उपाधि तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 30 जनवरी 1968 को उनका स्वर्गवास हो गया। चतुर्वेदी जी की प्रमुख कविताएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता, वेणुलोक, गुंजेधरा आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सफल रचनाएं लिखी है। इनकी काव्य का मुख्य विषय राष्ट्रीयता रहा है, जो त्याग और बलिदान के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति की भावनाएं बिखेरता है और इस प्रकार यही भाव इनकी कविताओं में भी देखने को मिलता है। और इसी भाव से परी हुई यहाँ कैदी और कोकिला एक औपनिवेशिक भारत के आंतरिक दर्द की मार्मिक व्याख्या करती है, जो उस समय अंग्रेजी शासन प्रणाली द्वारा भारतीयों के साथ में किया गया था। यानी जो जेल में बंद हमारे कैदी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके साथ अमानवीय व्यवहार जिस रूप में किया गया था, इसकी सुंदर व्याख्या इस कविता में कवि के द्वारा की गई है। और इसी व्याख्या या इसी दर्द को कवि जेल के अंदर झेलते हैं और अपने मन में दुखी होते हुए परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करते हैं कि एक रात्रि को उन्हें प्रकृति अपनी सहयोगी जान पड़ती है, जिसमें कोकिल का स्वर आधी रात्रि में उनके समान दर्द के रूप में व्यक्त होता हुआ सुनाई देता है। तो वह कोकिला से अनायासी पूछ बैठते हैं, क्या कोकिला तुम्हें भी कोई तकलीफ है या कोई दर्द है, क्योंकि तुम जो गा रही हो क्यों गा रही हो। इस तरह पूछते हुए कवि कोकिला से उनकी बात पूछने का प्रयास करते हैं, क्या तुम किसी के लिए संदेश लेकर आई हो जो मुझे बताना चाहती हो, तो जल्दी बताओ और तुम बीच में रुको नहीं। उसके बाद कवि अपनी परिस्थितियों का वर्णन कोकिला के सामने करते हैं कि उन्हें कहाँ रखा गया है। जेल की दीवारें हैं जहाँ उनके साथ चोरों आदि का सहयोग साथियों के रूप में घेरा बना हुआ है। उन्हें खाने भी भरपेट देते नहीं हैं और उन्हें तरह तरह की यातनाएं मिल रही हैं, जिससे वो तड़पते रहते हैं। उस बेजान शरीर पर फिर भी दिन रात उनका सैनिकों का पहरा लगा हुआ रहता है। प्रकृति भी उस वातावरण में निराश करके चली जाती है, क्योंकि रात्रि में शीतलता देने वाला हमारा चांद का प्रकाश जो थोड़ी ठंडक देता है, तो वो चंद्रमा भी उनसे दुखी होकर, उनकी परिस्थितियों से दुखी होकर अपना रास्ता बदल चुका है। इसलिए कवि आगे हमारी कोकिला के मन में उठने वाली हुक को कड़ी वेदना के रूप में पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में उसको चीखने का कारण पूछते हैं कि हे बावली हो गई कोयल, तू आधी रात्रि को क्यों चीख रही है। क्या तुमने अंग्रेजी शासन रूपी जंगल में आग की बड़ी बड़ी उठने वाली ज्वालाएं देखी है, जो तुम इस तरह चीख रही हो। जो भी हो कोयल, तुम मुझे बता दो। फिर उन्होंने अपने स्वतंत्रता के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का मार्मिक चित्रण करते हुए कहा है कि देखो कोकिल, हमने जंजीरों का गहना पहन लिया है, इसे तुम हथकड़ियाँ मत कहना, क्योंकि ये हमने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए गहने को अपनी स्वेच्छा से पहना है। और देखो, हमें यहाँ पर दिन रात कोहलू के रूप में जोता जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसमें हमें संगीत नज़र आ रहा है। हम दिन रात यहाँ पत्थर तोड़ते रहते हैं, तो घायल हाथों से टपकने वाला जो रक्त है वो एक नई इबादत लिख रहा है। और हम उस कोहलू को खींचने में अपने पेट को कपड़े से बांध कर कस कर आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें तो ब्रिटिश सरकार की अक्कड़ को ढीला करना है। और ऐसे में मुझे लगता है कि कोयल, तुम दिन में ये करुणा नहीं दिखा रही हो, अर्थात इतना दर्द में तुम रो नहीं रही हो दिन के समय, क्योंकि तुम भी अंग्रेजी सरकार को अपने दर्द को महसूस नहीं कराना चाहती हो।
इसलिए तुम रात्रि के समय इतना दुख भरा रोना या दुख भरा दर्द व्यक्त करके हम लोगों के प्रति अपने आभार को व्यक्त कर रही हो, क्योंकि रात्रि के समय चारों तरफ शांत वातावरण है और इसमें केवल तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है कोकिल। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना विद्रोह का बीज बो रही हो। क्यों ये सही है ना कोकिल? जरा बोलो तो तुम क्या कहना चाहती हो। आगे कह रहे हैं कि हे कोकिल देखो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोहे श्रृंखला काली, पैरों की हुक्ती की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो यहाँ पर कोयल से और खुद की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे तुलना करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि हे कोयल, यहाँ पहले शब्दों का अर्थ जानेंगे कि रजनी यानी रात्रि, और फिर है देखो इसमें लोहे श्रृंखला, लोहे श्रृंखला का मतलब है जंजीरें जो हथकड़ियों के रूप में हैं, और हंकुती यानी हुंकार है जो पहरेदार जिस रूप में बोलते हैं तो उनके बोलने को फुंकारने के समान बताया गया है, और वो फुंकार किसके समान मानी गई है? ब्याली यानी सांप के समान। और उस पर तिस यानी उस पर ये कोयल की जो मीठी आवाज़ है उन्हें एक गाली के समान नज़र आ रही है, क्योंकि मीठी बोली की वहाँ कोई अहमियत नहीं है। अब इसकी व्याख्या जानेंगे। कवि इन पंक्तियों में समझाते हुए कहना चाहते हैं कि हे कोयल, तेरा रंग भी काला है और जिस समय तू बोल रही है वो रात्रि का समय है, इसलिए रात्रि यानी रजनी का समय भी काला ही होता है। आगे है कि ये जो शासन प्रणाली है, अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली, इसका कार्य करने का जो तरीका है वो भी काला है, क्योंकि यहाँ मानवीयता को कोई अहमियत नहीं दी गई है। और ऐसे काले रंग के वातावरण में जो लोगों के द्वारा कल्पनाएं की जाती है उसमें उजाला कहीं नहीं होता है, प्रकाश कहीं नहीं होता है, एक उम्मीद की चमक जो सपने के रूप में है, जो खुशहाली से जुड़ी हुई है कोयल, यहाँ वो कहीं नहीं है। इसलिए लोगों के द्वारा जो कल्पनाएं की जा रही है वो भी काले रंग की ही है। और अब देखो कोयल, मैं जहाँ पर कैदी के रूप में जीवन गुजार रहा हूँ वो जीवन भी कैसा है? एक काली कोठरी तक सीमित होकर रह गया। यानी मैं जहाँ पर रह रहा हूँ मेरे रहने का स्थान भी काले पत्थरों से निर्मित एक काली छोटी सी कोठरी है, और मुझे पहनने को मिलने वाली टोपी है वो भी काले रंग की है, और ओढ़ने के लिए जो कंबल मिली है उसका रंग भी काला है। और देखो, मुझे जिन जंजीरों में जकड़ा है यानी जिन हथकड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ मैं, वह भी लोहे की बनी हुई काले रंग की ही है। और कोयल देखो, हमारे चारों तरफ जो पहरेदार है वो जब बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वे संपणी के समान फुंकार रहे हैं। यानी संपणी यानी काले रंग की जो सांप होता है, संपणी होती है, उसके जो फुंकारने की तरीका होता है वैसे ही फुंकारने का तरीका यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के जो पहरेदार है वो पहरेदार फुंकार रहे हैं। यानी पहरेदार सांप के समान जहर उगलते हुए फुंकारते रहते हैं, और उस पे तुम्हारा जो मीठे रूप में बोलने का तरीका है जो दर्द में डूबा हुआ है वो हे सखी मुझे एक गाली के समान नज़र आ रहा है। यानी इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं कि हे कोयल तुम भी काली है, और इस समय चारों तरफ पसरा हुआ रात्रि का समय भी काला है, और ये जो शासन करने का तरीका है अंग्रेजी सरकार का वह भी काला आवरण लिए हुए है, अर्थात अन्यायपूर्ण शासन प्रणाली है। इसलिए लोगों की सोचने समझने की क्षमता भी काले रंग तक सीमित होकर रह गई है, क्योंकि मैं जहाँ पर कैद हूँ वह कोठरी भी काले पत्थरों की छोटी सी बनी हुई है, मुझे काले रंग की टोपी दी गई है और ओढ़ने के लिए काले रंग की कंबल दी गई है, तथा मुझे काले रंग की लोहे की जंजीरों में जकड़ कर यहाँ कैद किया गया है, तथा मेरे चारों तरफ जो कैदी है वे काले रंग के सांप के समान फुंकारते हुए पहरा देते रहते हैं और जहर उगलते रहते हैं। और ऐसे में तुम्हारा जो मीठे रूप में ये दर्द व्यक्त करने का तरीका है कोयल, वो मुझे एक गाली के समान लग रहा है।
इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। यानी हे कोयल, ये जो समय है ये पूरा कैसा है, ये पूरा संकटों से घिरा हुआ समुद्र के समान है। यानी ये अंग्रेजों का शासन प्रणाली कोई छोटा नहीं है, बहुत दूर तक पसरा हुआ है, समुद्र के समान है। और ये पूरा समुद्र कैसा है, संकट यानी कठिनाइयों से भरा हुआ है। और उस पर जो तेरी आवाज़ है वो तू गा रही है, वो आवाज़ एक तरह से है कि स्वयं मरने के लिए यहाँ तुम चली आई हो, क्योंकि तुम्हारी ये मदमाती यानी मदहोश करने वाली आवाज़ की यहाँ कोई महत्व नहीं देने वाला है कोकिल बोलो तो। और तुम ऐसे ही वातावरण में अपनी चमक किस तरह बिखेर पाओगे कोयल, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि यहाँ चारों तरफ तो अंधेरा छाया हुआ है, अन्यायपूर्ण शासन प्रणाली छाई हुई है। ऐसे में तुम्हारी जो बोली का जो उजाला है, तुम्हारे बोलने से लोगों में हौसले का जो प्रकाश फूट रहा है, उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है कोयल। और तुम क्यों यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रही हो कोयल बोलो तो। यानी इन पंक्तियों में कोयल की मीठी वाणी पर कवि अफसोस जताते हुए कहना चाह रहे हैं कि हे कोयल, यहाँ चारों तरफ काले रंग का कठिनाइयों से भरा हुआ समुद्र पसरा हुआ है, और वो समुद्र है अंग्रेजी सरकार की शासन प्रणाली। और ऐसे कठिन समय में तुम इतने मधुर आवाज़ में किस तरह गा पाती हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ मदमाती आवाज़ या मदहोश करने वाली आवाज़ का यहाँ कोई महत्व नहीं है कोयल। क्योंकि तुम्हारी जो बोली में एक उजास है, एक चमक है, हौसला है, और भविष्य के प्रति एक सपना है। और उसकी चमकीली आवाज़ चारों तरफ जो तुम फैला रही हो, इसका किसी के प्रति कोई महत्व नहीं है। क्योंकि तुम्हारी ये भाव, तुम्हारी बोली का ये भाव कोई भी समझने वाला यहाँ नहीं है। इसलिए ये कोयल, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्यों गा रही हो, जरा मुझे बता दो। अब यहाँ आगे की पंक्तियों में कवि अपनी और कोकिला की जिंदगी की तुलना करते हुए कहना चाह रहे हैं कि हे कोयल सुनो, तेरे और मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में चारों तरफ हरियाली पसरी हुई है। इन पंक्तियों में तुलना करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे रहने के लिए हरे रंग के पेड़ की सुंदर सी डाली मिली है, जिस पर तुम बसेरा कर सकती है, और खुले आसमान में तू संचार कर सकती है, उड़ सकती है। और मेरा नसीब देखो, मेरा भाग्य देखो, मुझे क्या मिली है, काले रंग की कोठरी मिली है। और तेरा नभ भर में संचार, यानी तू पूरे आसमान में आराम से उड़ सकती है, घूम फिर सकती है। लेकिन देखो, मेरा तो 10 फुट का ही संसार है, मेरा जीवन इस 10 फुट की कोठरी में ही कैद होकर रह गया है। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू इतनी मधुर आवाज़ में कुछ कू कू कर बोलती है, लोगों को कुछ सुनाती है, तो लोग तेरे गाने पर वाह वाह कर उठते हैं। और वहीं देखो कोयल, मैं अपने दर्द में डूब कर रोने लगता हूँ, तो मेरी आवाज़ लोगों के लिए एक अपराध यानी गुनाह बन जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणवेरी। विषमता यानी दोनों की भिन्नताएं। वापस देखो, इसमें शब्दों के अर्थ। रणबेरी का मतलब है युद्ध में बजने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, जिसे दुबदुबी कहते हैं। तो रणबेरी यानी दुबदुबी यानी युद्ध के समय बजने वाला वाद्य यंत्र। तिस पर यानी उस पर, विषमता यानी अंतर, गुनाह यानी पाप, है ना, और नसीब यानी कर्म। अब आगे देखो क्या बोला है कवि ने भावों के साथ में कि हे कोयल, तेरे और मेरे जीवन में दिन रात का अंतर है। क्योंकि तू तो आराम से हरे पेड़ की टहनी पर खुशहाली के साथ रह सकती है, और वहीं मेरी किस्मत देखो, मुझे काले रंग की ये कोठरी मिली हुई है। और तू तो नभ यानी आसमान, संचार यानी घूमना फिरना। तो तुम तो कोयल पूरे संसार आसमान में स्वतंत्रता के साथ कहीं भी आ जा सकती हो, लेकिन मेरा जीवन तो इस 10 फुट की कोठरी तक ही सीमित होकर रह गया है। और जब तुम ये इतने सुंदर गीत गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, और वहीं मैं अपने दर्द में डूब कर थोड़ा रोना भी चाहूँ तो लोग उसे गुनाह मानते हुए अपराधी कह देते हैं। अब तेरी मेरी ये विषमता है, तुम्हारा और मेरा जीवन जीने में जो अंतर है, उसे मुझे अजीब सा लग रहा है। और उस ऐसे असमंजस वाली स्थिति में
तुम्हारे द्वारा जो ये बोली बोली जा रही है, मीठी वाणी में दर्द व्यक्त किया जा रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम युद्ध के लिए तैयार होकर रणबेरी बजा रही हो, यानी दुबदुबी बजा रही हो। अब इन पंक्तियों को वापस व्याख्या के रूप में समझेंगे कि इन पंक्तियों में कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, तेरे पास एक खुले पेड़ों का सुंदर संसार है जिस पर तुम आसानी से रह सकती हो, और वहीं मेरी ज़िंदगी में देखो ये काले पत्थरों वाली कोठरी ही लिखी है, और तू तो पूरे संसार आसमान में आराम से उड़कर इधर उधर जा सकती हो, लेकिन कोयल, मैं तो इस 10 फुट के संसार में ही कैद होकर रह गया हूँ। जब तुम बोलती हो तो लोग तुम्हारी बोली पर वाह वाह कर उठते हैं, मेरे रोने को लोग गुनाह मान लेते हैं। ये जो तेरे और मेरे जीवन की अंतराल है, विषमता है, ये सुनकर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे जीवन के द्वारा जो ये स्वतंत्रता के गीत गाए जा रहे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम युद्ध भेरी बजा रही हो। अंग्रेजी शासन प्रणाली या अन्यायपूर्ण शासन प्रणाली के विरुद्ध तुम तैयार होकर युद्ध की दुबदुबी फूंक रही हो, जिससे कि हम सभी तैयार हो जाएं। आगे कवि ने लिखा है कि इस हुंकती पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, आसव का मतलब होता है अमृत, और व्रत, मोहन का व्रत, यानी महात्मा गांधी ने जो एक देश को स्वतंत्र कराने का जो अभियान छेड़ रखा है, उसे व्रत या उपहास कहते हैं या संकल्प कहते हैं। अब हुंकती का मतलब है फुंकारना। अब यहाँ पर जो कोयल के द्वारा जो एक रणबेरी फूंकी जा रही है, तो उसी रणबेरी को आगे व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है कि इस हुंकती पर, यानी तुम्हारी जो तेज आवाज़ बोली जा रही है, इस बोली पर मैं और क्या करूं। कृति यानी रचना, मैं क्या और अपनी रचना करूं। कोयल बोलो तो। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम्हारी जो एक तरह से फुंकार है, या एक तरह से ये दुबदुबी बजाई जा रही है, युद्ध के लिए बिगुल बजाया जा रहा है, उस बिगुल को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं। कृति यानी रचना, मैं कुछ और ऐसी क्या नई रचना करूं जिससे कि मैं तुम्हारी इस बात को आगे ले जा सकूं, या लोगों के लिए प्रेरित करने का रास्ता तैयार कर सकूं। कोकिल बोलो तो, बताओ तो, क्या जो महात्मा गांधी ने एक संकल्प ले रखा है देश को आज़ाद कराने का, उस संकल्प पर मैं अपनी तरफ से क्या ऐसा करूं जिससे कि ये रास्ता और आसान हो जाए और तेज़ी से हम उस रास्ते पर निकल पड़े। क्या मैं अपने प्राणों का आसव किसी में भर दूं, यानी मेरे पास जो प्राणों का अमृत है, मेरे पास विचारों का जो अमृत है, मेरे प्राणों में जो सोच के रूप में अमृत जैसे विचार भरे हुए हैं, उन विचारों को मैं किसी और में किस रूप में सजाऊं कि सबके लिए प्रेरणा का वो कार्य करे। कोयल बोलो तो, कुछ मुझे बताओ, कुछ संकेत दो, तुम क्या चाहती हो, क्या कहना चाह रही हो, क्या संदेश देना चाह रही हो। कोकिल मुझे बताओ तो।